Hello students, welcome back to my channel 10th class Hindi medium chapter 3rd exercise 3.6 क्वेश्चन नंबर 1। देखिए 3.5 को हम प्रीवियस क्लास के अंदर कंप्लीट कर चुके थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.6। देखो इसमें ये कहा है कि निम्न समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदल करके हल कीजिए। कि इसमें आपको रैखिक समीकरण युग्म दे रखे हैं और उनको हमें क्या करना है, जो भी समीकरण आपको दी हुई है उनको रैखिक समीकरण युग्म में पहले चेंज करना है और फिर उनमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट 1/2x plus 1/3y is equal to 2, that is equation number first, and 1/3x plus 1/2y is equal to 13/6, that is equation number second. Now we find out the value of x and y. तो देखिए ये जो दोनों समीकरण युग्म हैं ये रैखिक समीकरण नहीं है, मतलब लीनियर इक्वेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल डेनोमिनेटर में है। तो रैखिक समीकरण का जो व्यापक फॉर्म होता है, जनरल फॉर्म, वो कैसा होता है भाई, ax + by + c = 0। आपकी रैखिक समीकरण इस फॉर्म में होनी चाहिए। इसका मतलब हमें डेनोमिनेटर से x और y को क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना होगा, हटाना पड़ेगा। तो देखो ये कैसे हट सकता है, इसके लिए हम ऐसे कर रहे हैं कि x और y के अलावा हम इनको अनदर वेरिएबल में, कोई दूसरे चर में कन्वर्ट कर देते हैं। देखो कैसे, फ्रॉम फर्स्ट, इधर लिख रहा हूं मैं, फ्रॉम फर्स्ट। इस 1/2x को हम ऐसे लिख सकते हैं 1/2 × 1/x। बताइए ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि 1/2x को 1/2 × 1/x करने से इस 1/x को कोई हम दूसरा वेरिएबल मान लेंगे, जिससे कि जो अपॉन का x है वो खत्म हो जाएगा। इसी प्रकार से इस 1/3y को हम 1/3 × 1/y मान सकते हैं = 2। इसी प्रकार आपका समीकरण सेकंड देखिए, फ्रॉम सेकंड तो क्या हो गया, ये 1/3 × 1/x plus 1/2 × 1/y = 13/6। अब यहाँ पर मैं 1/x को a मान रहा हूँ, 1/b को 1/y को b मान लेता हूँ। तो क्या लिखेंगे, माना 1/x = a and 1/y = b। इसको दे देता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए 1/x के स्थान पर a पुट कर रहा हूँ, 1/y के स्थान पर b पुट कर रहा हूँ, तो समीकरण ये किस फॉर्म में चेंज हो जाएगी। तो देखो समीकरण बन जाएंगे आपकी ये वाली, इसके स्थान पर जब मैं a रखूंगा तो a को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो a/2 हो जाएगा। ऐसे ये बन जाएगा आपका 1/y के स्थान पर b को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो b/3 = 2। अब देखिए भाई, इसके बाद जो ये नीचे वाली इक्वेशन है ये भी चेंज हो जाएगी, 1/3a और 1/3a को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो a/3 प्लस इसको b मानेंगे तो b/2 = 13/6। अब देखो भाई यहाँ पर आपका इन दोनों इक्वेशन में आप देखेंगे कि जो डेनोमिनेटर में वेरिएबल था x और y वो हमारा फिनिश हो गया। अब क्या आ गया, डेनोमिनेटर में कांस्टेंट टर्म आ गया, और कांस्टेंट टर्म को तो हम एलसीएम लेकर रिमूव कर सकते हैं और ये दोनों इक्वेशन आपकी रैखिक समीकरण में चेंज हो जाएंगे। तो देखिए भाई अब इस समीकरण में 2 और 3 का एलसीएम कितना आएगा, 6। तो मैं 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये लीनियर इक्वेशन बन
बन जाएगी, यानी कि रैखिक समीकरण बन जाएगी। तो देखो भाई, इसको मैं 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा, 6 इंटू ए अपॉन 2 प्लस 6 इंटू बी अपॉन 3 इज इक्वल टू 2 इंटू 6। इस पूरी इक्वेशन को मैंने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम्स, ये 3 से कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, और ये इक्वेशन बन जाएगी, क्या बनेगी, 3a प्लस 2 को b से करेंगे तो 2b इज इक्वल टू 12। अब इस इक्वेशन को हम दे देते हैं नंबर 4। अब ये इक्वेशन जो 4 है, देखिए अब ये रैखिक समीकरण बन गई, इस फॉर्म में आ गई है, आ गई कि नहीं है। अब इसी प्रकार से इस वाली इक्वेशन को देख लीजिए, इसको भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3, 2 और 6 का एलसीएम आएगा 6, तो इस इक्वेशन को भी 6 से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो नीचे का जो अपॉन वाली संख्याएं वो रिमूव हो जाएंगी और ये रैखिक समीकरण की फॉर्म में आ जाएंगे। तो इसको मैं 6 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो देखिए क्या बनेगी भाई, 6 इंटू ए अपॉन 3 प्लस 6 इंटू बी अपॉन 2 इज इक्वल टू 13 अपॉन 6 इंटू 6। 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से 3 टाइम और ये 3 से 2 टाइम, तो क्या बन जाएगी इक्वेशन, 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 13। ये आपकी इक्वेशन नंबर आ गई 5। अब हम इक्वेशन नंबर 4 और 5 इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके a और b की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। किसकी वैल्यू भाई, a और b की, और a और b की वैल्यू आप इस इक्वेशन 3 में रख देंगे तो हमारे x और y की वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए भाई, कौन सा मेथड यूज करोगे आप, इक्वेशन 4 और 5 को सॉल्व करने के लिए हम कौन सा मेथड यूज कर सकते हैं। तो सबसे इजी मेथड कौन सा है, विलोपन विधि, एलिमिनेशन मेथड। तो अगर हम सपोज करो कि इस ए वेरिएबल को फ्रीज करना चाहते हैं, तो इक्वेशन नंबर 4 को इस सेकंड इक्वेशन में a के कोएफिशिएंट 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस 2 से जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 6 से, और इस इक्वेशन 5 को इस 4 के a के कोएफिशिएंट 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि ये भी कितना हो जाएगा, 6 से। तो क्या होगा, जब इस इक्वेशन में से इसको माइनस करेंगे तो a है हमारा खत्म हो जाएगा और b की वैल्यू आ जाएगी। तो ये बात समझ में आ गई भाई, अगेन रिपीट कर रहा हूँ, दोबारा से सुनिए। हमें इक्वेशन 4 और 5 के अंदर विलोपन विधि का प्रयोग करना है, और विलोपन विधि में एक चर को हम खत्म करते हैं, और वो कैसे करते हैं, जब कोई भी दो इक्वेशन में जिस भी वेरिएबल को आप खत्म करना चाह रहे हो उसके कोएफिशिएंट सेम होने चाहिए। तो देखो, इस 4 इक्वेशन में a का कोएफिशिएंट 3 है और 5 इक्वेशन में a का कोएफिशिएंट 2 है। तो अगर इसके कोएफिशिएंट हम सेम करें तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 6 हो जाएगा, और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ये भी 6 हो जाएगा। तो हमारे a के कोएफिशिएंट क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। तो पूरी इक्वेशन 4 को और 5 को किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 4 को मैं कर रहा हूँ 2 से और 5 को 3 से। तो क्या लिखेंगे भाई, समीकरण 4 को 2 से तथा 5 को 3 से गुणा करने पर तो देखिए भाई क्या होगा, तो देखिए मैं इस समीकरण 4 को कितने से कर रहा हूँ, 2 से, तो ये बन जाएगा 6a, इधर इसको समीकरण को 2 से कर रहा हूँ तो ये 6a प्लस 4b और इक्वल टू 24। ठीक है भाई, और इस इक्वेशन नंबर 5 को कितने से कर रहा हूँ मैं,
इक्वेशन नंबर 5 को कर रहा हूँ भाई मैं 3 से, तो ये बन जाएगा 6a और ये हो जाएगा 9b और इज इक्वल टू 39। समीकरण 5 को मैंने 3 से कर दिया, तो 6a 9b और 39। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो देखो भाई किस विधि का प्रयोग कर दो इसमें, विलोपन विधि का। तो विलोपन विधि से तो इस इक्वेशन में से इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। जब इसको हम माइनस करेंगे तो ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, तो ये कैंसिल हो जाएगा। और 4b में से 9b माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे, माइनस के 5b। और इधर 39 में से 24 माइनस कर देंगे, क्योंकि ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो इसमें से ये माइनस होगा तो कितना बचेंगे, बताइए भाई, 15 माइनस के 15। अब दोनों साइड से माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और b की वैल्यू कितनी आएगी, 15/5 कैंसिल करेंगे तो भाई 3 आएगी। क्लियर, ये हमारे पास b की वैल्यू आ गई। अब किसकी वैल्यू चाहिए हमें, a की। तो a की वैल्यू निकालने के लिए b की वैल्यू जो 3 है, इसको आप कोई भी इक्वेशन में रख दो, चाहे तो 4th में रख दो या 5th में रख दो। तो मैं आपको b की वैल्यू 3 समीकरण 4 में रखता हूं। b का मान समीकरण 4 में रखने पर, देखो भाई समीकरण 4 में रख रहा हूं b का मान, तो 3a + 2 × 3, b की जगह 3 रख दिया, = 12। तो 3a + 6 = 12, 6 का ट्रांसपोज करेंगे, 3a = 12 - 6 = 6 और a की वैल्यू 3 से डिवाइड हो जाएगा, 6/3 = 2। तो देखिए ये हमारे पास में a की वैल्यू और b की वैल्यू आ गई। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए थी, x और y की। तो x और y कहाँ थे हमारे इक्वेशन नंबर 3 में। अब मैं a के स्थान पर और b के स्थान पर कितना रखता हूँ, a के स्थान पर 2, b के स्थान पर 3, तो हमारे x और y की वैल्यू आ जाएगी। तो फ्रॉम 3rd, समीकरण 3rd से क्या होगा भाई, a की जगह कितना रखते हैं अपन, 2, तो 2 रखेंगे तो x आ जाएगा आपका 1/2 और इधर b की जगह 3 रखेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके और y आ जाएगा 1/3। तो ये हमारी x और y की वैल्यू आ गई। इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर। अब देखिए भाई इसके बाद में आपके जो इस फर्स्ट के जितने भी पार्ट्स हैं सभी में यही तरीका आप यूज करिए। जहाँ जहाँ भी आपको अपॉन में कोई भी एक्स वाई दिखता है उसके स्थान पर कोई अनदर वेरिएबल मान लीजिए और उसको आप इस प्रकार से सॉल्व करिए। अब हम लैंग्वेज का क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, निम्न समस्याओं को रैखिक समीकरण युग्म के रूप में व्यक्त कीजिए और फिर उनके हल ज्ञात कीजिए। समीकरण नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 इसका फर्स्ट पार्ट है और ये जो फर्स्ट पार्ट है ये आपका अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम धारा से संबंधित क्वेश्चन है, चाल और धारा का, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है।
देखिए भाई क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट, ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल और धारा की चाल ज्ञात कीजिए। देखिए भाई धारा और चाल से संबंधित क्वेश्चन है। क्वेश्चन सेकंड का फर्स्ट पार्ट देखो किस प्रकार से है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, उसको समझिए। जैसे सपोज करो भाई ये यहाँ पर पानी है, वाटर, ये कोई रिवर के अंदर हो सकता है या कोई झील में पानी हो सकता है या कोई तालाब में भरा हुआ पानी हो सकता है। तो इसके अंदर जैसे सपोज दैट कोई भी नाव है या कोई व्यक्ति अगर तैर रहा है तो उसमें 2 तरीके के कंडीशन होती है। सपोज करो कि मैं एक बोट का एग्जांपल ले रहा हूँ कि ये कोई एक बोट है और ये बोट किस डायरेक्शन के अंदर जा रही है, कौन सी डायरेक्शन में, राइट हैंड साइड की डायरेक्शन में। और ये जो आपका इधर पानी है इसमें जो धारा है उसकी स्पीड भी इसी साइड में, इसी दिशा में है। ये क्या है भाई, कोई नाव है, ये इस साइड में जा रही है और जो धारा है उसकी चाल भी इसी दिशा के अंदर है। मैं मान लेता हूँ कि नाव की जो चाल है वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल है y किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए जब आपको पता है कि ये नाव इस दिशा में जा रही है और धारा की दिशा भी इधर की साइड भी है, तो जो इस नाव की स्पीड है वो थोड़ी सी बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि दोनों की एक ही डायरेक्शन में स्पीड हो गई। तो इसको हम धारा के अनुकूल नाव की चाल करेंगे। धारा के अनुकूल नाव की चाल कितनी हो जाएगी, x प्लस वाई। तो धारा के अनुकूल नाव की चाल कितनी होगी भाई, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। और अगर नाव इधर जा रही है और पानी का बहाव धारा इधर की साइड में ऐसा ही, तो क्या होगी कि जो नाव की चाल है वो कुछ धीमी हो जाएगी, क्योंकि ये वाला पानी है इधर से इसको धक्का लगाएगा। तो कितनी कम हो जाएगी, इसकी स्पीड में से इस धारा की स्पीड को हम कम कर देंगे। इसको हम कहेंगे धारा के प्रतिकूल नाव की चाल। धारा के प्रतिकूल नाव की चाल कितनी हो जाएगी, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। तो ये जो मैंने इसकी क्लास इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई थी, तो वहां पे याद रखना अनुकूल के लिए हमने टर्म यूज किया था डाउन स्ट्रीम और प्रतिकूल के लिए हमने टर्म यूज किया था अप स्ट्रीम। तो आप इंग्लिश मीडियम की क्लास को भी देख सकते हैं, उसमें भी आपको इसको अच्छे से समझाया गया है। एक बार वहां से देखेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो ये धारा के अनुकूल और प्रतिकूल आपको इस नाव की चाल है। अब देखो नाव के स्थान पर यहाँ कोई व्यक्ति हो सकता है कि वो तैर रहा है, तो उसकी गति को हम x मान लेंगे और धारा की गति को y मान लेंगे। ठीक है, तो देखो इस जो क्वेश्चन है सेकंड का फर्स्ट पार्ट, इसमें नाव की जगह कौन है, ऋतु है। ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर। तो हम नाव के जगह सिर्फ क्या करेंगे भाई, ऋतु शब्द का यूज करेंगे और ऋतु का जब यूज करेंगे तो वही कंडीशन बन जाएगी। ठीक है भाई, तो देखो इसको मैं स्टार्ट कर रहा हूं। तो अब लिखेंगे यहां पर माना
ऋतु की चाल, माना ऋतु की चाल x किलोमीटर पर आवर है तथा धारा की चाल y किलोमीटर पर आवर है। ऋतु की x किलोमीटर प्रति घंटा मान लिया और धारा की है जो y किलोमीटर प्रति घंटा। अब ऋतु की धारा की अनुकूल चाल क्या होगी? क्या होगी? इन दोनों को ऐड कर दें तो क्या लिखेंगे भाई? ऋतु की धारा के अनुकूल चाल बराबर x प्लस y किलोमीटर पर आवर। अब धारा के प्रतिकूल ऋतु की चाल वो कितनी हो जाएगी? x माइनस y। अब प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखो भाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, इसमें ये दे रखा है कि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। तो धारा की ये अनुकूल चाल उसकी x प्लस y किलोमीटर प्रति घंटा, प्रति घंटा का मतलब 1 घंटे, 1 घंटे में x प्लस y किलोमीटर जाती है। तो 2 घंटे में कितनी जाएगी? 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस वाई और अकॉर्डिंग दिस क्वेश्चन कितना आएगा वो 20। तो देखो प्रश्नानुसार 2 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 20, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा 10 और एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। सेकंड क्या कहता है ये? धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर। तो धारा के प्रतिकूल चाल कितनी है इसकी? x माइनस वाई। तो x माइनस वाई 1 घंटे में जाती है तो 2 घंटे में 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या होगी समीकरण? इसकी समीकरण बन जाएगी भाई 2 इंटू एक्स माइनस वाई और ये क्वेश्चन में दे रखा है 4। अगर इसकी स्पीड को इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आएगा वो कितना दिया हुआ है? 4। अब ये 2 से कैंसिल हो जाएगा और क्या इक्वेशन हो जाएगी? x माइनस वाई इक्वल टू 2। ये इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हम समीकरण 1 व 2 को हल करके x और y की वैल्यू निकाल लेते हैं। कौन सी विधि से? विलोपन विधि से। तो समीकरण 1 व 2 में विलोपन विधि का प्रयोग करने पर, तो विलोपन विधि से देखो भाई x प्लस वाई इक्वल टू 10 और x माइनस वाई इक्वल टू 2। तो क्या होगा इसमें? y से y कट जाएगा इन दोनों को ऐड करने पर और x और x कितना हो जाएगा? 2x इज इक्वल टू 10 और 2 कितना होगा? 12 और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 से डिवाइड कर देंगे तो x इज इक्वल टू 6। तो ये हमारी x की वैल्यू आ गई 6। अब x की वैल्यू 6 आप कोई भी इक्वेशन में रख दो, सेकंड में या फर्स्ट में। तो फ्रॉम फर्स्ट x की वैल्यू कहाँ पे रख रहा हूँ भाई? मैं फर्स्ट में। यहाँ पर x की वैल्यू 6 रख देता हूँ तो y की वैल्यू आ जाएगी। तो फ्रॉम फर्स्ट 6 प्लस वाई इज इक्वल टू 10 और y इज इक्वल टू 10, 6 का ट्रांसपोज कितना आएगा? 4। तो अब हमने x है जो किसकी चाल मानी थी? ऋतु की। और y किसकी चाल मानी थी? धारा की। तो धारा की चाल कितनी हो गई? 4 किलोमीटर पर आवर और ऋतु की चाल 6 किलोमीटर पर आवर। अतः ऋतु की चाल इक्वल टू 6 किलोमीटर पर आवर और धारा की
4 बराबर 4 किलोमीटर पर आवर। तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट सोल्व कर सकते हैं। तो देखिए भाई, इस सेकंड के आगे के जो पार्ट हैं सेकंड थर्ड, आप इनको ट्राई करिए और अगर कोई समस्या हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछिए। तो मेरी तरफ से ये एक्सरसाइज आपकी फिनिश है और ये चैप्टर थर्ड भी आपका खत्म हो गया। क्लियर भाई? तो इसमें आगे का जो भी हम चैप्टर स्टार्ट कराएंगे उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो आज की क्लास में बस इतना ही। सो थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।